कीट विज्ञान कहलाती है, कीट विज्ञान कहलाती है। और डैश लगा के लिख लेना एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी शब्द आवश्यक रूप से याद रखना, एंटोमोलॉजी, ठीक है, कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी। अब देखिए कीटों का कौन सा समूह है, कौन सा संघ कौन सा है, बताओ किस संघ के सदस्य। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा। तो कीट किस संघ में आते हैं, ऑर्थोपोडा में। और इनका वर्ग कौन सा हो जाएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, इंसेक्टा है, तो इनका वर्ग कौन सा हो जाएगा, इंसेक्टा। तो अगली लाइन से लिखिए, कीट जंतु जगत के सबसे बड़े संघ, जंतु जगत के सबसे बड़े संघ ऑर्थोपोडा के इंसेक्टा वर्ग के सदस्य हैं, इंसेक्टा वर्ग के सदस्य हैं, इंसेक्टा वर्ग के सदस्य है, इंसेक्टा वर्ग के सदस्य। तो इनका संघ कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोपोडा, और वर्ग कौन सा हो जाएगा, इंसेक्टा। अब देखिए इनका शरीर खंडित रहता है, अर्थात खंडों में विभाजित रहता है। तो अगली लाइन से लिखिए, कीटों का शरीर, कीटों का शरीर सिर, वक्ष तथा उदर, सिर, वक्ष तथा उदर तीन भागों में विभाजित होता है। सिर, वक्ष तथा उदर तीन भागों में विभाजित होता है, विभाजित होता है। शरीर में 20 खंड पाए जाते हैं। बीस खंड पाए जाते हैं, जिनमें से 20 खंड पाए जाते हैं, जिनमें से प्रथम 6 खंड मिलकर सिर, 6 खंड मिलकर सिर, अगले 3 खंड मिलकर वक्ष, शेष कितने बच गए, टोटल कितने हैं, 20, 11। वक्ष तथा शेष 11 खंड मिलकर, शेष 11 खंड मिलकर उदर बनाते हैं, उदर बनाते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन है, सिर भाग में कितने खंड होते हैं, 6, वक्षीय भाग में कितने होते हैं, 3, और उदरीय भाग में कितने होते हैं, 11। ठीक है, अगला लाइन से लिखिए, सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं, सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं, एंटीना। एंटीना क्या करती है भाई, रेंज पकड़ती है ना, तो ये भी एंटीना की सहायता से रेंज पकड़ता है, संवेदनाएं ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं या एंटीना, कार्य क्या हो जाएगा, संवेदनाएं ग्रहण करना। श्रृंगिकाएं या एंटीना, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र। अब देखिए संयुक्त में और सरल में क्या अंतर रहता है, संयुक्त नेत्र में और सरल नेत्र में क्या डिफरेंस रहता है।
सरल नेत्र केवल प्रकाश और अंधकार में विभेदन करता है और संयुक्त नेत्र प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक है, कॉकरोच के अंदर मोजेक दृष्टि आती है ना, मोजेक दृष्टि वो संयुक्त नेत्र की प्रमुख क्रिया है, जबकि सरल नेत्र केवल प्रकाश और अंधकार में विभेदन करने में सहायक होता है। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र तथा मुखांग उपस्थित होते हैं, मुखांग उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। कितनी टांगे होती है भाई इसमें, कीट में कितनी टांगे होती है? 8 होती है। कितनी होती रहा? कर्मवीर गया क्या बता? रेंग के भी चलता है। रेंग के तो थे चालू अलग, यहाँ पर रेंग ही चालू है। कौन से समूह में रखते हैं इसे? इसमें रखते हैं ना हेक्सापोडा। और देखिए मोनो, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5 और हेक्सा 6। कितनी टांगे हो गई? 6। और ध्यान रखना भाई संधि युक्त जोड़ पाए जाते हैं टांगों के अंदर। ठीक है, संधि युक्त उपांग उपस्थित होने के कारण ही नाम क्या रखते हैं इस संघ का? ऑर्थोपोडा कहते हैं। ऑर्थ हड्डियों से संबंधित है, पोड जोड़ से संबंधित है, तो जोड़ प्रेजेंट होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोपोडा नाम देते हैं। तो इनके सदस्यों के अंदर टांग सीधी होती है क्या? बीच में जोड़ होते हैं ना, तो वो जोड़ होते हैं, संधि युक्त होते हैं, और 6 टांगों की प्रेजेंस के कारण हेक्सापोडा में शामिल किया जाता है। तो लिखिए वक्ष भाग पर, वक्ष भाग पर 3 जोड़ी, वक्ष भाग पर 3 जोड़ी हो गए क्या? 6 ब्रैकेट में लिख लेना, 6 3 जोड़ी या 6 टांगे उपस्थित होने के कारण इन्हें हेक्सापोडा क्या कहते हैं हिंदी में? सटपाद। 6 को सट कहते हैं ना, सटपाद, हेक्सापोडा सटपाद श्रेणी में शामिल किया जाता है। सटपाद श्रेणी में शामिल किया जाता है। दूसरे तथा तीसरे वक्षीय खंडों पर, दूसरे तथा तीसरे वक्षीय खंडों पर, देखिए भाई कहाँ से शुरू हो रहे हैं वक्षीय खंड? तीसरे से हो रहे हैं ना, तीसरे से। 6 के बाद, 6 के बाद अब ध्यान देना कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 6 के बाद 7, 8 हो रहे 9 ये खंड होंगे, तो इसमें दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। दूसरे तथा तीसरे वक्षीय खंडों पर 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। अब देखिए कुछ के अंदर पंख 1 जोड़ी होती है और कुछ में पंख पाए नहीं जाते। ठीक है, वो अपवाद है, सामान्यतः 2 जोड़ी होती है। श्वसन किसके द्वारा होगा? कीटों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। वो तो केंचुए में होती है। कीटों में बताओ, कीटों में श्वसन की क्रिया होती है श्वास नली के द्वारा, और उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रेकिया। तो लिखिए श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया ट्रेकिया या श्वास नली द्वारा होती है। ट्रेकिया या श्वास नली द्वारा होती है। उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। मेलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। मेलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है।
अब देखिए कीटों के अंदर अस्थियां या हड्डियां होती है क्या? होती है क्या? उड़ते उड़ते कोई कीट सब्जी में गिर गया और आपने भोजन के साथ उसे खा लिया और हड्डी गले के अंदर अटक गई, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो कीट की हड्डी आ गई वे गले के अंदर, हाँ पता ही नहीं चलता है ना, जीरा ही लगता है, सब जगह जीरा है ना। तो इनमें अस्थियां अनुपस्थित होती है, अस्थियां क्या होती है? एब्सेंट होती है। लिखिए कीटों में अस्थियां नहीं पाई जाती, अस्थियां नहीं पाई जाती, परंतु शरीर पर काइटिन का बना आवरण पाया जाता है, काइटिन का बना आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि कीटों का बाह्य आवरण किससे बना होता है? काइटिन का। मोलस्का के सदस्यों में यह आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, आवरण पाया जाता है। अगला लिखिए ये एक लिंगी होते हैं, मोनोसेक्सुअल होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। अब देखिए इनके अंदर लार्वा बनता है, लार्वा होता क्या है? जीव की पूर्ण विकसित संरचना से भिन्न जो संरचना होती है उसे हम लार्वा के नाम से जानते हैं। देखिए अपने मनुष्य के अंदर जो बच्चा जन्म देता है तो हाथ पैर आंख नाक जो भी होती है उसकी शकल सूरत पूर्णतः अपने वयस्क माता पिता के समान होती है, मतलब सारे के सारे ऑर्गन वही पाए जाते हैं। लेकिन अगर मेंढक का बच्चा उत्पन्न होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? टेडपोल बनता है। क्या बनता है? टेडपोल। और इसमें पूंछ प्रेजेंट होती है, जबकि वयस्क के अंदर जब ये मेंढक बदलता है तो पूंछ इसमें नहीं पाई जाती। ये भौंरे वगैरह जो होते हैं ना ब्लैक कलर वाले, ये पहले लट के रूप में पाए जाते हैं और फिर लट के द्वारा वो भौंरा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि लार्वा एक अल्प विकसित संरचना होती है जो वयस्क अवस्था में बदलकर मूल जीव के समान संरचना का निर्माण करती है। और इस घटना को क्या कहते हैं? काया में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हम क्या कह देंगे? कायांतरण के नाम से जानते हैं। तो इनके अंदर कीटों के अंदर अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं? कीट अंडे देते हैं तो क्या होते हैं? अंडज होते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले क्या हो जाएंगे? अंडज, और बच्चे देने वाले विविपेरस हो जाएंगे, जरायुज हो जाएंगे। ठीक है, विविपेरस जरायुज। और जो निषेचित अंडे उत्पन्न करते हैं उन्हें ओवी विविपेरस के नाम से जानते हैं, जो अर्ध विकसित शिशु को जन्म देते हैं। जैसे कंगारू वगैरह जो होते हैं ना, इनके अंदर शिशुदानी के अंदर बच्चे को धारण किए रहते हैं जब तक कि वो पूरा विकास से नहीं कर लेता। ठीक है, तो काइटिन का बना हुआ बाहरी कंकाल पाया जाता है। अगली लाइन से लिखिए ये एक लिंगी होते हैं। फिर लिखिए अधिकतर कीट अधिकतर कीट अंडज होते हैं, अंडज होते हैं जो कायांतरण द्वारा लार्वा से वयस्क अवस्था में बदलते हैं, लार्वा से वयस्क अवस्था में बदलते हैं। मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण, कायांतरण द्वारा लार्वा से वयस्क अवस्था में बदलते हैं, वयस्क अवस्था में बदलते हैं। फिर लिखिए कायांतरण दो प्रकार का होता है, कायांतरण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। डैश लगा के लिखिए पूर्ण कायांतरण तथा अपूर्ण कायांतरण। पूर्ण तथा अपूर्ण कायांतरण। लिखिए यदि कीटों के जीवन चक्र में यदि
किसी कीटों के जीवन चक्र में प्रौढ़ अंडा लार्वा क्या बोलते रहे इसे अपनी लैंग्वेज में, लट बोलते हैं, लार्वा तथा प्यूपा चारों प्रावस्थाएं उपस्थित हो बच्चे ये भी आप ये पार्टी लिया चारों प्रावस्थाएं उपस्थित हो तो इसे पूर्ण कायांतरण, चारों प्रावस्थाएं उपस्थित हो तो इसे पूर्ण कायांतरण तथा प्रौढ़ अंडा तथा निम्फ तीन प्रावस्थाएं उपस्थित हो तो इसे अपूर्ण कायांतरण कहा जाता है। तो इसे अपूर्ण कायांतरण कहा जाता है। देखिए वयस्क अवस्था जो होती है इसके पश्चात ये प्रजनन करते हैं, प्रजनन के पश्चात अंडा उत्पन्न करते हैं और ये अंडा लट या लार्वा में बदल जाता है जो प्यूपा का निर्माण कर लेती है और प्यूपा से वापिस से वयस्क अवस्था बन जाती है। अगर ये चारों प्रावस्थाएं प्रेजेंट हो तो इस प्रकार के कायांतरण को, इस प्रकार के परिवर्तन को अपने क्या कह देंगे, पूर्ण कायांतरण कह देंगे। परंतु यदि प्रौढ़ से उत्पन्न अंडा सीधा ही निम्फ उत्पन्न करते हुए दोबारा से प्रौढ़ या वयस्क में बदल जाए, तीन ही प्रावस्थाएं प्रेजेंट हो तो इसे हम अपूर्ण कायांतरण के नाम से जानते हैं। एक होता है परगामी और एक होता है प्रतिगामी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आगे की क्लासेस में बीएससी में आओगे तब वहां पे आएगा आपके। परगामी होता है सरल से जटिल जीवों का निर्माण होना, लगभग जीवों के अंदर परगामी कायांतरण पाया जाता है। और प्रतिगामी होता है उल्टा, जटिल जीवों से सरल जीव बनना, ये अर्धमानिया के अंदर होता है। यहाँ पे पूर्ण और अपूर्ण दोनों को याद रखना। चारों प्रावस्थाएं प्रेजेंट है, चारों प्रावस्थाएं एक दूसरे में रूपांतरित हो रही है तो कायांतरण पूर्ण, तीन प्रावस्थाएं रूपांतरित हो रही है तो अपूर्ण। बना लीजिए, रेखा चित्र बना लीजिए। निम्फ थोड़ी सी भिन्न अवस्था होती है इसकी, थोड़ी सी भिन्न अवस्था होती है। अर्बक बोलते हैं हिंदी में इसे ना, निम्फ को अर्बक, और प्यूपा को हिंदी में भी प्यूपा कहते हैं। अर्बक अलग अलग है। अब्रक मत कर देना, ये है अब्रक तो एक धातु होती है। अर्बक तो अगर जीवन चक्र में चारों प्रावस्थाएं प्रेजेंट है, एक दूसरे में परिवर्तित हो रही है तो पूर्ण कायांतरण, और तीन ही प्रावस्थाएं प्रेजेंट है तो अपूर्ण कायांतरण के नाम से। वर्गीकरण हट गया ना कीटों का, ये ऋतु के आधार पर, फसलों के आधार पर, और चारों ही, तीन चारों ही हट गए क्या? देखना सिलेबस में फसलों में अच्छा वो पादपों के वर्गीकरण हटे हैं शायद। फसलों के प्रमुख रोग, फसलों के रोग हटे हैं भाई, वो फसलों के प्रमुख रोग हटे हैं, ठीक है, ये वर्गीकरण नहीं हटा।
तो अगले लाइन से लिखिए कीटों को ऋतु पतझड़ सावन बसंत और कौन सा होता है चौथा मोहित है पतझड़ या वो तेरे जीवन में लड़ी बसंत बहार कहाँ गया चौथा पूछा था ना मैंने बहार पतझड़ सावन बसंत चौथा पूछा था अब दोबारा से पतझड़ आ गई क्या है ऋतु कमा लगा के लिखिएगा फसलों व कीट वर्गों के आधार पर फसलों व कीट वर्गों के आधार पर निम्न भागों में बांटा जाता है निम्न भागों में बांटा जाता है तो पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा ऋतु के आधार पर बेस्ड ऑन सीजन ऋतु के आधार पर और सीजन दो होते हैं ना खरीफ और रबी सीजन दो होते हैं ना खरीफ और रबी बेस्ड ऑन सीजन पहला प्रकार लिखिए खरीफ फसलों में लगने वाले कीट अरे बच्चों नो टॉकिंग क्लास चल रही खरीफ फसलों में लगने वाले कीट ऋतु के आधार पर पहला लिखिए खरीफ फसलों में लगने वाले कीट खरीफ फसलों में लगने वाले कीट कौन सी होती है खरीफ फसल है सर्दी वाली या गर्मी वाली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है सारा कुछ पता ही होगा 10 लगा के लिखिए सावणी हाँ राड़ी रबी में उल्टा ना करिए क्रमवीर खरीफ फसलों में लगने वाले कीट 10 लगा के लिखिए कातरा खरीफ का टीडा सफेद लट और सैन्य कीट और दूसरी ऋतु कौन सी सतवीर माइक लेके आना नीचे नहीं चाहिए तो ये ले चला पहले वो लिया नहीं चाहिए और रबी फसलों में लगने वाले कीट बताओ भाई कौन सी होती है रबी की फसलें हाड़ी होती है क्या हाड़ी में क्या बोलते हैं हाँ तो गेहूं का गुलाबी छिद्रक पिंक बोरर गेहूं का गुलाबी छिद्रक पिंक बोरर के नाम से इसे हमें जानते हैं पिंक बोरर गुलाबी छिद्रक और कौन सी फसल होती है सरसों का मोइला मार्कर सारे नीचे ही है मेरे पास तो एक ही रेड वाला क्या रेड वाले में सही नहीं है वो उधर से पड़ी होगी अपने पास उसमें एक रेड इंक पड़ी है ना शायद देखना सर सेल टॉपिक आपने उठा रखा है ना सरसों का मोइला यस मैडम सेल बायोलॉजी दोनों उठा सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी उठा ली हाँ उठा ली सरसों का मोइला चने का फली छेदक नेट कंफर्म नहीं है ना बात उसने भी डाल रखा था सुभाष चरण ने भी क्या कि वीडियो नहीं आएगी क्योंकि 3 दिन नेट बंद है चने का फली छेदक आज से बंद करे क्या हां 5 बजे से अरे उसमें कोई नीचे वो मैडम से पूछ आदि तो ये हो गया ऋतु के आधार पर देखिए ऋतु के आधार पर सिंपल से अपने या तो खरीफ ऋतु के कीट होंगे या फिर रबी की फसलों में लगने वाले कीट होंगे तो जो
अपने खरीफ ऋतु में लगने वाले कीट होते हैं वो तो अपने बाजरे वगैरह पर लगेंगे, और अपने रबी की फसलों पर लगने वाले जो कीट होते हैं वो चने, गेहूं, सरसों, इन पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, फिर लिखिए फसलों के आधार पर, फसलों के आधार पर, फसलों के आधार पर, फसलों के आधार पर। पहला प्रकार लिखिए धान्य फसलों के कीट। धान्य फसलें, धान की फसल कौन सी होती है? हाँ, चावल वर्ग के अंदर जो आती है ना वो धान्य फसलों के कीट। धान्य फसलों के कीट 10 लगा के लिखिए। कातरा, सफेद लट, कातरा, सफेद लट, दिमक, दिमक, परोए मक्खी, परोए मक्खी, तना छेदक, तना छेदक आदि, तना छेदक आदि। तो ये होगी धान्य फसलों में लगने वाले कीट। ठीक है, दूसरा प्रकार लिखिए दलहन फसलों के कीट। दलहन कौन सी होती है? दाल वर्ग की। दलहन फसलों के कीट, दलहन फसलों के कीट। देखिए चने का फली छेदक, चने का फली छेदक, फली छेदक, गेगरी के मैं कनी कोचरों से काट के करते हैं वही फली छेदक। कटुआ लट, कटुआ लट ए थाना अगर थोड़ा दिन और घनी चुगनी पड़ेगी। कटुआ लट है चना बीजो तो सप्रे सप्रे को तब चुगनी पड़ेगी। कटुआ लट, पर्ण सुरंगक, पर्ण सुरंगक, पिच की सलब, पिच की सलब आदि। तो ये हो गई दलहन, दाल वर्ग के जो पौधे होते हैं ना उनके अंदर लगने वाले कीट। ठीक है, तीसरा लिखिए तिलहन की फसलों के कीट। तिलहन की फसलों के कीट, तिलहन की फसलों के कीट। तीसरा प्रकार है तिलहन की फसलों के कीट। तो तिलहन में कौन से तिल्ली आते हैं? क्या ऐसे पौधे जिनके द्वारा तेल निकलता है वो किस में आते हैं? तिलहन में आते हैं। हाँ बिल्कुल, सरसों का मोयला, सरसों का मोयला, मूंगफली का पर्ण सुरंगक, पर्ण सुरंगक, मूंगफली का पर्ण सुरंगक, तिल का संपुट वेदक, तिल का संपुट वेदक, संपुट वेदक। चौथा लिखिए सब्जियों में लगने वाले कीट, सब्जियों के कीट, सब्जियों के कीट, सब्जियों में लगने वाले कीट या सब्जियों के कीट। मटर का पर्ण सुरंगक, मटर का पर्ण सुरंगक। उदाहरण पूछ लेता है वो सीधा ही, सब्जियों में लगने वाले कीटों के उदाहरण दीजिए। मटर का पर्ण सुरंगक, ईरक पृष्ठ सलभ, ईरक पृष्ठ सलभ, ईरक पृष्ठ सलभ, पिस्सुभ्रम, पिस्सुभ्रम। सफेद मक्खी, सफेद मक्खी,
बैंगन का तना व फल वेदक कीट। बैंगन का तना व फल वेदक कीट। फल वेदक कीट। फल वेदक कीट। तो फल वेदक कीट फल को भेद देता है। बैंगन का तना व फल वेदक कीट, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? सब्जियों के लगने वाले कीट। फिर है फलों के कीट। फलों के कीट। फलों के कीट किसे कहते हैं? फलों का राजा। लिख लीजिए, आम का खुद का कीट। आम का खुद का कीट। छाल खाने वाला कीट। छाल खाने वाला कीट। छाल खाने वाला कीट। फिर लिखिए नींबू की तितली। नींबू की तितली। नींबू की तितली। नींबू की तितली। फिर लिखिए भंडारण में लगने वाले कीट। अच्छा, भंडारण कौन सा होता है? गोदाम। गोदाम में सर। हाँ, गोदाम। आजकल तो गोदाम में आकर रहना रहा, चौकीदार कीट ही हुए है नी। आधो माल उड़ा दिया बेटा, गोरिया व सोर रख 80 20 गई के। भंडारण में लगने वाले कीट। टेस्ट लगा के लिखिए खपरा भृंग। खपरा भृंग दालों का गुण। दालों का गुण। दालों का गुण। चावल का गुण। चावल का गुण। लाल सुरसाली। लाल सुरसाली आदि। सुरसाली आदि। तो ये जो गुण है ना, सामान्यतः ये क्या करता है? भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचाता है। कब? जब नमी की मात्रा 8% से अधिक हो जाए। ठीक है। लाल सुरसाली। हेलो, हाँ आराम से। तो ये हो गए फसलों के आधार पर कीटों के प्रकार। ठीक है। फिर लिखिए आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर कौन से प्रकार होंगे? या तो लाभदायक होंगे या हानिकारक होंगे। आर्थिक आधार पर, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक। आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर। और पहला प्रकार लिख दीजिए लाभदायक कीट। कीट भी लाभदायक होते हैं क्या? कैसे कैसे होते हैं लाभदायक? फसलों की कटाई करवाते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, मधुमक्खी के द्वारा सरसों के अंदर 90% परागण होता है। उत्पादन क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। रेशम कीट क्या प्रदान करता है? रेशम प्रदान करता है। ठीक है। तो
तो ये सारे के सारे लाख का कीट क्या प्रदान करेगा, लाख प्रदान करेगा। मधुमक्खी के द्वारा क्या प्राप्त होगा, शहद प्राप्त होगा। तो ये लाभदायक कीटों की श्रेणी में आते हैं। लाभदायक कीट डैश लगा के लिखिए, मधुमक्खी, मधुमक्खी, रेशम कीट, क्या नाम होता है इसका, बॉम्बे एक्सप्लोरर, रेशम कीट, लेडी बर्ड बिटल, लेडी बर्ड बिटल, ट्राइसोपर्ला कार्निया, ट्राइसोपर्ला कार्निया, लाख कीट आदि, लाख कीट आदि। लेसिफर लाख का होता है इसका नाम, लाख कीट का, लाख कीट आदि। हानिकारक अपन सारे पढ़ ही रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं वो सारे हानिकारक ही है। दूसरा समूह लिखिए हानिकारक कीट, हानिकारक कीट, फलिछेदक, फलिछेदक, हीरक पृष्ठ तितली, हीरक पृष्ठ तितली, दीमक, दीमक, फड़का आदि। देखो है क्या फड़का, अब कभी कौन देखियो, फिर देखो अभी से जमाने में। टिड्डी हरा, टिड्डी जब समूह के अंदर बैठ जाती है ना तो वो अंडे देती है बहुत ज्यादा मात्रा में, और उन अंडों से निकलने वाले फुदक कर चलने वाले छोटे छोटे कालिया मकोड़ा वो नहीं है, छोटा बिड़ा बिड़ा हुआ है, फुदक फुदक के चला, फड़का क्या है, ठीक है, फड़का आदि। और लास्ट क्लासिफिकेशन लिखिए, वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर देखिए, वैज्ञानिक आधार पर कीटों को 29 वर्गों में बांटा गया है। ये तक याद है, कीटों को 29 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से मुख्य वर्ग निम्न है, जिनमें से मुख्य वर्ग निम्न है, वर्ग निम्न है। ऊपर लिख लीजिएगा वर्ग, और यहाँ लिख लेना इसके एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है। ओडोनाटा, ओडोनाटा, ड्रैगन फ्लाई, इसमें क्या आती है, ड्रैगन फ्लाई। फिर है प्लेकोप्टेरा, प्लेकोप्टेरा, स्टोन फ्लाई, स्टोन फ्लाई, ऑर्थोप्टेरा, इसमें सबसे ज्यादा आते हैं, सर्वाधिक। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस गण में सर्वाधिक कीट आते हैं, ऑर्थोप्टेरा, टीडा, डिक्टियोप्टेरा, कॉकरोच, डिक्टियोप्टेरा, कॉकरोच, आइसोप्टेरा, इसमें आती है दीमक, दीमक, मेलोफेगा, मेलोफेगा, और इसमें आता है बर्ड लाइस, बर्ड लाइस, बर्ड लाइस, हेमीप्टेरा मस्कून, हेमीप्टेरा,
आम का चूर्ण मतकूण होता है ना, नाम सुना है क्या? काला काला चूर्ण सा होता है, एकदम ऊपर लग जाता है ना। इसे हम अल्काथीन चद्दर के द्वारा एकत्रित करते हैं। आगे अपने कीट नियंत्रण की विधियां आएंगी ना, वहां पढ़ेंगे। अल्काथीन चिकनी सी चद्दर होती है, उसको लगा देंगे तनी पर, और उसके साथ ये कीट सारे के सारे चिपक जाते हैं, इकट्ठा कर लिए जाते हैं मतकूण। फिर है थाईसप्टेरा। थाईसप्टेरा, और इसके अंतर्गत आता है थ्रिप्स। थ्रिप्स थ्रिप्स मेकोप्टेरा, स्कॉर्पियन फ्लाई। स्कॉर्पियन फ्लाई। लेपिडोप्टेरा, तितली सलभ वगैरह। तितली सलभ। फिर है डिप्टेरा, मक्खी मच्छर वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे डिप्टेरा के सदस्य हैं। मक्खियाँ मच्छर। हाइमेनोप्टेरा, मधुमक्खियाँ और बर्ड। और फिर है कोलियोप्टेरा, बिटिल बर्ड। कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा में बीटल बीविल आते हैं। और बिल्कुल बिटिल और बीविल, वीविल वीविल। ठीक है, तो ये हो गए अपने वैज्ञानिक आधार पर कीटों के प्रमुख समूह। जो अपने महत्वपूर्ण कीट है, इसे कितने समूह में बांटा गया है? 29। अपने 13 समूह कृषि विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। कातरा को हटा दिया गया ना, रेड कैटरपिलर के नाम से इसे हम जानते हैं, हटा दिया, शामिल नहीं है। तो अगला अपना कौन सा है? सफेद लट, ये तो शामिल है। व्हाइट ग्रब, हेडिंग डाल लीजिए सफेद लट। सफेद लट, अपने 7 कीटों का अध्ययन करना पड़ेगा इस चैप्टर में। सफेद लट उतार लिए क्या? ये सही है क्या? 4 हट गए, 6 कीट। पहला कीट है आपका सफेद लट, व्हाइट ग्रब। किस नाम से जानते हैं? वानस्पतिक नाम क्या है? होलोट्रेकिया कॉन्सेगुनिया। होलोट्रेकिया कॉन्सेगुनिया। संघ इसका कौन सा है? अरे कीट है तो संघ ऑर्थोपोडा ही होगा। सारा सभी कीटों का संघ कौन सा होगा? ऑर्थोपोडा। बार बार आपको लिखवाने की जरूरत नहीं पड़े, सभी कीट सब जाति ऑर्थोपोडा। वर्ग कौन सा हो जाएगा? इंसेक्टा हो जाएगा। संघ लिखिए ऑर्थोपोडा, वर्ग लिखिए इंसेक्टा, गण लिखिए कोलियोप्टेरा। गण कोलियोप्टेरा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सफेद लट किस गण का सदस्य है? कोलियोप्टेरा। और कुल है इसका मेलेलोन्थिडी। मेलेलोन्थिडी।
कुल मेलेलोन्थिडी। वंश कौन सा है बताओ? होलोट्रेकिया। जंतु वैज्ञानिक नाम होता है ना, उस जंतु वैज्ञानिक नाम का पहला वर्ड क्या होता है? वंश, और दूसरा जाति होती है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है वंश होलोट्रेकिया और जाति कॉन्सेनगुनिया। अगला लाइन से लिखी, इसे कोकचेफर भ्रंग या मई जून भ्रंग भी कहते हैं। इसे कोकचेफर भ्रंग या मई जून भ्रंग भी कहते हैं। मई जून भ्रंग भी कहते हैं। लिखिए लक्षण किसके? कीट के। कीट के लक्षण देखिए, प्रौढ़ भ्रंग, प्रौढ़ भ्रंग का शरीर कैसा होता है? भूरा भूरा कैसा होता है? लाल, काले भूरे रंग का। प्रौढ़ भ्रंग का शरीर काले भूरे रंग का। अठारह मिलीमीटर लंबा वह 7 मिलीमीटर चौड़ा होता है। चौड़ा होता है। मिलीमीटर चौड़ा होता है। अब देखिए, कीट है तो शरीर कितने भागों में बटा है? 3। कौन कौन से? सिर, वक्ष और उदर। तो लिखिए, शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में बटा होता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में बटा होता है। फिर लिखिए, शरीर पर 2 जोड़ी पंख, 2 जोड़ी पंख होते हैं, जिनमें से अगर पंख, अगले पंख, अगर पंख मोटे होते हैं, मोटे होते हैं, जो विश्राम अवस्था में जब कीट आराम कर रहा होता है ना, तब उड़ नहीं रहा होता, बैठा होता है, तब विश्राम अवस्था में पिछले पंखों को ढके रहते हैं। विश्राम अवस्था में पिछले पंखों को ढके रहते हैं। ढके रहते हैं। लिखिए, लट 10 से 12 मिलीमीटर लंबी, 10 से 12 मिलीमीटर लंबी सफेद रंग की अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होती है। अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होती है। मुड़ी हुई सी होती है भी, सफेद लटकी। छेड़खानी करते हैं ना इसके साथ तो तुरंत ये संकुचित हो जाती है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे किस में बदलती है? बहुरे में बदलती है। तो बहुरे का निर्माण सी आकार के समान होती है, सी अक्षर के समान होती है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे किस में परिवर्तित होती है? बहुरे में परिवर्तित होती है। ठीक है, फिर लिखिए पोषक पौधे। पोषक पौधे अब मई जून भ्रंग कहते हैं, तो मई जून में रबी की फसल होती है या खरीफ की होती है? बताओ। खरीफ की फसल होती है मुख्यतः। तो अब 10वें महीने में अब बुआई की है ना हमने रबी वाली, तो अब आगे होगी फसल है। तो खरीफ की फसल के अंदर मुख्य पोषक पौधे होंगे। तब लिखिए, खरीफ पादप जैसे मूंगफली,
बाजरा, मिर्च, ग्वार, मूंग तथा कुछ वृक्ष जैसे खेजड़ी, जामुन, बबुल आदि परपोषी पौधे होते हैं। परपोषी पौधे होते हैं। लिखिए हानि तथा महत्व, इनके द्वारा क्या नुकसान होता है। हानि तथा महत्व। देखिए लट जो होती है ना, इसकी वो भूमिगत होती है भाई। सफेद लट की जो लट अवस्था होती है ना, वो भूमिगत होती है, जमीन के अंदर रहती है। तो ये क्या करती है, बाग के अंदर जो फल वृक्षीय पादप होते हैं या फिर जो सब्जियां होती है ना, उनकी जड़ों को काट कर नुकसान पहुंचाती है। तो लिखिए लट सब्जियों, फसलों तथा नर्सरी के पौधों की पौधशाला, नर्सरी के पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। जिससे पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं व नष्ट हो जाते हैं। अगली लाइन से लिखिए जकड़ा जड़ वाली फसलों की अपेक्षा मूसला जड़ वाली फसलें अधिक प्रभावित होती हैं। मूसला जड़ वाली फसलें अधिक प्रभावित होती हैं। मूसला जड़ वाली फसलें अधिक प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि मूंगफली व मिर्च में बाजरा व ज्वार की अपेक्षा, ज्वार के अंदर देखा होगा आपने ना, नीचे जो जड़ें होती है ना, उनका एक गुच्छा सा होता है। बाजरा व ज्वार की अपेक्षा अधिक नुकसान होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है वो, बाजरा व ज्वार की तुलना में मूंगफली व मिर्च की फसलों को सफेद लट अधिक नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि ये मूसला जड़ वाले पादपों को ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, और मूंगफली और मिर्च के अंदर मूसला मूल पाई जाती है। अगला लाइन से लिखिए सर्वाधिक क्षति अगस्त माह में लट की तृतीय अवस्था द्वारा होती है। लट की तृतीय अवस्था द्वारा होती है। और कौन सा इसका फेवरेट होता है भोजन? सफेद लट का बेर। देखिए बेर इसका प्रिय वृक्ष है, प्रिय पोषी वृक्ष है।
बेर इसका प्रिय पोषी वृक्ष है। पोषी वृक्ष है। फिर लिखिए जीवन चक्र। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, जीवन चक्र। देखिए संपूर्ण जीवन चक्र 129 से 150 दिन का होता है। संपूर्ण जीवन चक्र 129 से 150 दिनों का होता है। अगला आंसर लिखिए मानसून की प्रथम वर्षा के पश्चात मानसून की प्रथम वर्षा के पश्चात इस कीट के प्रौढ़ भ्रंग, इस कीट के प्रौढ़ भ्रंग रात्रि में लगभग 7:30, रात्रि में लगभग 7:30 बजे भूमि से बाहर आकर परपोषी पौधे पर एकत्रित हो जाते हैं। सर्वप्रथम मादा भ्रंग भूमि से बाहर निकलकर नर को मैथुन के लिए आकर्षित करती है। नर को मैथुन के लिए आकर्षित करती है तथा 2 से 3 दिन में 2 से 3 दिन में जमीन में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में 50 से 60 अंडे देती है। 50 से 60 अंडे देती हैं। फिर देखिए अंडों का ऊष्मायन काल 7 से 13 दिन होता है। 7 से 13 दिन होता है। जिनसे निकलने वाली
लटें जुलाई से मध्य अक्टूबर तक सक्रिय होती है। जुलाई से मध्य अक्टूबर तक सक्रिय होती है। जुलाई से मध्य अक्टूबर तक सक्रिय होती है। इसके पश्चात ये भूमि में 40 से 70 सेंटीमीटर गहराई पर कोशित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कोशित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कोशित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यह कोशित काल 2 से 3 सप्ताह का होता है। यह कोशित काल 2 से 3 सप्ताह का होता है। 2 से 3 सप्ताह तक का होता है। इसके पश्चात ये भ्रंग में बदल जाती है। जो भूमि में 1 मीटर गहराई पर मई तक सुषुप्तावस्था में जीवन व्यतीत करता है। तथा मानसून के बाद भूमि से बाहर आ जाता है। मानसून के बाद भूमि से बाहर आ जाता है। तो ये भाई इसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र समझिए कहानी को थोड़ा। क्रोध भरंग है। क्रोध भरंग कौन से महीने के अंदर? मई जून के अंदर क्या करेगा? बरसात के समय जब तेज बारिश होती है, मानसून की प्रथम भारी बारिश जो होती है, मानसून की प्रथम भारी बारिश, इस दौरान ये क्या होगा? परपोषी पादप पर एकत्रित हो जाएगा। नर और मादा आपस में परपोषी पादप पर मैथुन करेंगे। मादा निषेचित हो जाएगी और निषेचित अंडे जमीन में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर दिए जाएंगे। अब देखिए, ये 7 से 13 दिन तक उष्मायन काल में रहते हैं। अंडों को उष्मा प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा इनसे क्या निकलती है? लट निकलती है। ये लटें जुलाई से मध्य अक्टूबर तक क्या रहती है? सक्रिय रहती है और उसके बाद निष्क्रिय हो जाती है। यहाँ तक तो ये सक्रिय है, इसके बाद क्या हो जाएगी? ये निष्क्रिय हो जाएगी, अर्थात भूमि के अंदर गहराई में चली जाएगी। और गहराई में जाने के पश्चात ये क्या बना लेगी? ये अपना एक समूह बना लेगी, जिसके चारों तरफ आवरण होता है। बहुत सारे अंडे होते हैं, लट्टों के चारों तरफ लटें होती है, लट्टों के चारों तरफ आवरण होता है। इस अवस्था को कहते हैं कोशित अवस्था। और ये 2 से 3 सप्ताह तक की कोशित अवस्था होती है। फिर ये एक्टिव होकर क्या बना लेगी? भ्रंग बना लेगी। और ये भ्रंग भूमि में लगभग 1 मीटर गहराई पर सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। 1 मीटर गहराई पर निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। और जैसे ही इसको उपयुक्त काल लगेगा, तुरंत ये भूमि से बाहर आ जाएगा और भूमि से बाहर आकर वापिस परपोषी पर एकत्रित होकर अपने जीवन चक्र को दोहराएगा। ठीक है, तो ये है इसका लाइफ साइकिल। अभी जो स्टोरी सुनाई है उसका सारा का सारा सारांश से इस रेखा चित्र में बना लीजिए। ठीक है।
तो ये आपका हो गया सफेद लट। प्रबंधन करते हैं इसका, आपने थोड़ा बहुत है। चलो ये लाइनें छोड़ लीजिए, कितनी लाइनों पे आएगा उसके बाद बना लेना पड़ा है ये, तब तक मैं आपको प्रबंधन करवा देता हूँ। प्रबंधन क्या होता है, इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, ठीक है। सर इसकी कोशिक अवस्था प्यूपावस्था में बोलते हैं। हाँ, प्रबंधन। अब देखिए यहाँ दो अवस्थाएं हो गई भाई, एक तो हो गया भ्रंग और दूसरी हो गई लट। इन दोनों से बचाव करना जरूरी होता है ना। तो प्रबंधन में लिखिए कीट का नियंत्रण, कीट का नियंत्रण भ्रंग तथा लट, भ्रंग तथा लट दोनों अवस्थाओं में किया जाता है, दोनों अवस्थाओं में किया जाता है। पहला लिखिए प्रबंधन, सस्य प्रबंधन। सस्य, सस्य किसे कहते हैं, सस्य खेती को कहा जाता है ना। खेती की क्रियाओं के द्वारा किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे। तो देखिए एक पास होता है जिसे हम फिरोमोन्स पास के नाम से जानते हैं, और एक होता है प्रकाश पास। प्रकाश की तरफ ये सारे के सारे कीट आकर्षित होते हैं, उसकी तरफ एकत्रित हो जाते हैं और फिर इनको नष्ट कर दिया जाता है। तो अपने को पता है कि तेज बरसात के बाद ये कीट बाहर आएंगे, ठीक है। तो अपने जैसे ही तेज बरसात हुई उससे अगले दिन रात्रि को 8:30 से 11:30 बजे के बीच क्या लगा दिया, या तो प्रकाश पास लगा दिया या क्या लगा दिया, फिरोमोन पास, फिरोमोन पास। और इन दोनों पास का अर्थ होता है जाल। इन दोनों पासों के द्वारा ये कीट क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, फिर इनको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो लिखिए मानसून की अच्छी वर्षा के तुरंत बाद, मानसून की अच्छी वर्षा के तुरंत बाद तुरंत बाद रात्रि में 8:30 से 11:30 बजे तक, रात्रि में 8:30 से 11:30 बजे तक प्रकाश पास व फिरोमोन पास का उपयोग करते हुए 8:30 से 11:30 बजे तक प्रकाश पास व फिरोमोन पास का उपयोग करते हुए 7 से 8 दिनों तक, प्रकाश पास व फिरोमोन पास का उपयोग करते हुए 7 से 8 दिनों तक लगातार कीटों को एकत्रित करते हुए नष्ट किया जाता है, कीटों को एकत्रित करते हुए नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जाता है। अंडे देने से पूर्व कीटों को नष्ट करना, अंडे देने से पूर्व कीटों को नष्ट करना प्रभावशाली रहता है, प्रभावशाली रहता है, प्रभावशाली रहता है। फिर लिखिए रासायनिक प्रबंधन। ये तो था सस्य प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन देखिए मूंगफली की बुआई के समय, मूंगफली की बुआई के समय 80 किलो बीज को 80 किलो बीज को 2 लीटर क्लोरपायरीफोस, 2 लीटर क्लोरपायरीफोस
EC 20 EC से उपचारित करना चाहिए, से उपचारित करना चाहिए। उपचारित करना चाहिए। वर्षा ऋतु की पहली बारिश के बाद परपोषी पादपों पर 4 ग्राम कार्बेरिल का छिड़काव करना चाहिए। 4 ग्राम कार्बेरिल का छिड़काव करना चाहिए। खड़ी फसल में नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में नियंत्रण के लिए 4 लीटर क्लोरपायरीफॉस 20 EC प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ पानी द्वारा देना चाहिए। तो देखिए इन तीनों विधियों के द्वारा या तो अपन क्या करेंगे, प्रकाश पास का उपयोग करेंगे, या फिर अपने खड़ी फसल पर छिड़काव करेंगे, या फिर अपने बुआई के समय उपचार करेंगे। तो इन क्रियाओं के द्वारा अपने क्या करते हैं, सफेद लट से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक कीट कंप्लीट हो गया, व्हाइट ग्रब या सफेद लट। बना लीजिए इसका जीवन चक्र, और अगला कीट अपन करेंगे कल।